द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में एक बहुत ही प्रभावशाली टेक्नोलॉजी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। हमारे पास AWS का एक काफ़ी डिटेल लेख है इस पर, तो हम उसी से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आज का मकसद ये समझना है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स आखिर हैं क्या चीज़, और एआई में ये इतने अहम क्यों हो गए हैं, और सबसे ज़रूरी ये काम कैसे करते हैं। कोशिश करेंगे कि आसान शब्दों में बात हो। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ट्रांसफॉर्मर्स हैं क्या, अगर बिल्कुल सीधा सीधा बोलें तो? ट्रांसफॉर्मर एक खास किस्म का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसका काम है एक इनपुट सीक्वेंस लेना और उसे एक आउटपुट सीक्वेंस में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। और ये ऐसा करने के लिए सीक्वेंस के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बीच का कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप सीखता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इनपुट है आसमान का रंग क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या करेगा? वो अपनी सीखी हुई समझ, मतलब एक तरह के इंटरनल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके रंग, आसमान और नीला, इन शब्दों के बीच का कनेक्शन, रेलेवेंस, ये सब पहचानेगा और फिर इसी नॉलेज के बेस पर आउटपुट देगा, आसमान नीला है। हाँ बिल्कुल। और ये जो काबिलियत है ना, ये बहुत काम की साबित हुई है, जैसा कि AWS वाले लेख में भी लिखा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही हैं अलग अलग तरह के सीक्वेंस बदलने वाले कामों के लिए, जैसे स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, मतलब स्पीच रिकग्निशन, हाँ, या मशीन ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी में अनुवाद, और यहाँ तक कि बायोलॉजी में प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस के लिए भी। प्रोटीन सीक्वेंस, वाह। हाँ, इनकी वर्सेटैलिटी वाकई कमाल की है। ठीक है, तो ये काम के तो हैं, ये समझ आ गया, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं? मतलब एआई में तो पहले भी मॉडल्स थे ना, शुरुआती डीप लर्निंग मॉडल्स, खासकर जो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाले थे, उनका फोकस था कि कंप्यूटर इंसानी भाषा को समझे और जवाब दे। वो अक्सर पिछले शब्द के आधार पर अगला शब्द प्रेडिक्ट करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे स्मार्टफोन का ऑटो कंप्लीट फीचर होता है। अगर कोई अक्सर आई एम फाइन लिखता है तो फोन सीख जाता है कि एम के बाद शायद फाइन आएगा, है ना? सही। तो शुरुआती मशीन लर्निंग मॉडल्स ने भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी, एक बड़ी कमी। वो कमी थी कॉन्टेक्स्ट बनाए रखने की। मतलब एक खास लेंथ के बाद ये पुराने मॉडल्स भूल जाते थे कि बात शुरू कहाँ से हुई थी। सोचिए, एक पुराना ML मॉडल शायद एक पूरा पैराग्राफ ठीक से ना लिख पाए, क्योंकि वो पहले और आखिरी वाक्य के बीच का कनेक्शन शायद याद ही ना रख पाए। जैसे लेख में उदाहरण है, अगर इनपुट है मैं इटली से हूँ, मुझे घुड़सवारी पसंद है, और हम चाहें कि मॉडल ये भी समझे कि बोलने वाला शायद इतालवी भी बोलता होगा, तो उसे इटली और इतालवी के बीच का संबंध याद रखना होगा। हाँ। और ये जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी है, इसे समझना शुरुआती न्यूरल नेटवर्क्स के लिए मुश्किल था। सही कहा। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर ट्रांसफॉर्मर्स ने NLP टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी, एक रेवोल्यूशन ले आए। उन्होंने मॉडल्स को टेक्स्ट में ऐसी लंबी दूरी की निर्भरता, ये जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज हैं, इनको संभालने लायक बनाया। और AWS का लेख इसके कुछ और फायदों पर भी जोर देता है। पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा कि लार्ज स्केल मॉडल्स संभव हुए। देखिए, पुराने मॉडल्स जैसे RNS थे, वो सीक्वेंस को एक एक करके प्रोसेस करते थे। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, वो धीमा था। हाँ, एक के बाद एक। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर्स की खासियत है कि वो पूरी सीक्वेंस को एक साथ, मतलब पैरेलल कंप्यूटेशन के साथ प्रोसेस कर सकते हैं, समानांतर में। अच्छा, पैरेलल में? हाँ, इससे ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग में लगने वाला टाइम बहुत कम हो गया। और इसी वजह से GPT और BERT जैसे बहुत बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, LLM जिन्हें कहते हैं, वो बनाना मुमकिन हुआ। इनमें अरबों पैरामीटर्स होते हैं। अरबों? हाँ, और ये मॉडल्स मानव भाषा और ज्ञान की बहुत कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। ये हमें ज्यादा जनरल AI सिस्टम्स की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग ही वो की है जिसने इतने बड़े मॉडल्स को मुमकिन बनाया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। दूसरा फायदा है तेज कस्टमाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए मॉडल को बिल्कुल शुरू से ट्रेन करना पड़े। ट्रांसफर लर्निंग जैसी टेक्निक्स हैं, इसमें क्या होता है कि एक बड़े डेटा सेट पर पहले से ट्रेन किए गए मॉडल को लेते हैं और फिर उसे किसी खास काम के लिए छोटे डेटा सेट पर फाइन ट्यून कर लेते हैं, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और लेख में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG का भी जिक्र है। ये एक और टेक्निक है जिससे मॉडल बाहरी ताज़ा जानकारी को एक्सेस करके जवाब दे सकता है। इन तकनीकों ने शक्तिशाली AI मॉडल्स का उपयोग डिमोक्रेटाइज किया है। मतलब अब छोटी कंपनियां, रिसर्चर्स
वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तीसरा पॉइंट है मल्टी मॉडल एआई सिस्टम्स का होता है। ट्रांसफॉर्मर्स सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। इनकी मदद से एआई अब अलग अलग तरह के डेटा को कंबाइन करके काम कर सकता है। जैसे डाली जैसे मॉडल्स हैं, वो दिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से इमेजेस बना सकते हैं। हाँ, वो तो देखा है, कमाल है। तो ये एनएलपी और कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटीज का संगम है। इससे ऐसे एआई एप्लीकेशंस बन रहे हैं जो कई तरह की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, कुछ हद तक इंसानी समझ और क्रिएटिविटी की नकल करते हुए। और चौथा पॉइंट, इसने एआई रिसर्च और इंडस्ट्री इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। ट्रांसफॉर्मर्स की सफलता ने एआई रिसर्च में एक नई जान फूंक दी है। इसने नए आर्किटेक्चर्स, नए एप्लीकेशंस को जन्म दिया है जो पहले बहुत मुश्किल मानी जाने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसने पूरे एआई फील्ड को आगे बढ़ाया है। ये फायदे तो सच में बहुत प्रभावशाली हैं। जाहिर है फिर इनके उपयोग यूज केसेस भी काफी फैले हुए होंगे। लेख में भी लिखा है कि बड़े ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को किसी भी सीक्वेंशियल डेटा पर ट्रेन किया जा सकता है, चाहे वो इंसानी भाषा हो, संगीत की धुनें हो या फिर कंप्यूटर कोड। कुछ मुख्य उदाहरण देखें। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). इसकी मदद से मशीनें इंसानी भाषा को पहले से कई ज्यादा सटीकता से समझ सकती हैं, इंटरप्रेट कर सकती हैं और जनरेट भी कर सकती हैं। वे लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर सकती हैं या अलग-अलग जरूरत के लिए कोहेरेंट टेक्स्ट लिख सकती हैं। आजकल की जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जैसे अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, वो आवाज के कमांड को समझने और जवाब देने के लिए काफी हद तक ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करते हैं। बिल्कुल। एक्यूरेट अनुवाद देते हैं, वो भी ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी की तुलना में अनुवाद की फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों में बहुत सुधार हुआ है। हाँ, ये तो है। और इन आम उपयोगों के अलावा कुछ बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक यूजेस भी सामने आए हैं। AWS के लेख में इनका जिक्र है, जैसे कि डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस। डीएनए? हाँ, अगर हम डीएनए के सेगमेंट्स को भाषा के सीक्वेंस की तरह देखें तो ट्रांसफॉर्मर्स जेनेटिक म्यूटेशंस के क्या असर होंगे इसका अनुमान लगा सकते हैं। वो जेनेटिक पैटर्न्स को समझ सकते हैं और डीएनए के उन हिस्सों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो कुछ बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अरे वाह! ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इलाज को व्यक्ति के यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से टेलर करना। ये तो भविष्य की बात लग रही है। हाँ, और इसी तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी प्रोटीन जो हैं वो अमीनो एसिड की लंबी चेन से बनते हैं जो फिर मुड़कर एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने में माहिर हैं, तो वे इन लंबी चेन्स को मॉडल करने के लिए बहुत फिट हैं। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझना नई दवाएं बनाने, ड्रग डिस्कवरी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। विज्ञान में भी इतने गहरे उपयोग, ये तो सच में दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स आखिर काम कैसे करते हैं? हमने सुना कि ये पुराने मॉडल से बेहतर है, लेकिन कैसे? देखिए, 2000 के दशक से ही न्यूरल नेटवर्क्स एआई के कई कामों के लिए मेन तरीका रहे हैं, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, NLP वगैरह। इनमें इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं, न्यूरॉन्स, उनकी लेयर्स होती हैं, कुछ हद तक इंसान के दिमाग की नकल। हाँ, जो पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क्स डेटा सीक्वेंसेस जैसे वाक्यों से निपटते थे, वे अक्सर एक इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते थे। इनकोडर पूरे इनपुट को पढ़ता था, प्रोसेस करता था और उसकी एक कॉम्पैक्ट मैथमेटिकल समरी बनाता था। एक निचोड़ जैसा। हाँ, और फिर डिकोडर उस समरी को लेता था और स्टेप बाय स्टेप आउटपुट बनाता था। करेक्ट। लेकिन ये प्रक्रिया सीक्वेंशियल थी, एक के बाद एक। तो ये धीमी थी और लंबी सीक्वेंसेस में वो शुरू की बातें भूल जाने का खतरा रहता था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट लॉस। एग्जैक्टली। यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स ने इस पूरी प्रक्रिया को मॉडिफाई किया। उन्होंने एक नई चीज डाली जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सेल्फ अटेंशन? हाँ, डेटा को क्रम में एक एक करके प्रोसेस करने के बजाय ये मैकेनिज्म मॉडल को सीक्वेंस के अलग अलग हिस्सों को एक साथ देखने की एबिलिटी देता है और ये तय करने देता है कि उस समय कौन से हिस्से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसकी कल्पना ऐसे करें, मान लीजिए आप एक बहुत शोर वाले कमरे में हैं और किसी एक व्यक्ति की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या करता है? वो अपने आप उस व्यक्ति की आवाज पर फोकस करता है और बाकी जो कम जरूरी शोर है उसे फिल्टर आउट कर देता है, अनदेखा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म मॉडल को कुछ ऐसा ही करने की ताकत देता है।
ये इनपुट सीक्वेंस में जो जानकारी है उसके रेलेवेंट बिट्स पर ज़्यादा ध्यान देता है और फिर उन बिट्स को जोड़कर बेहतर आउटपुट प्रेडिक्शन करता है। यही मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, उन्हें बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन होने देता है और लंबी दूरी के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने में मदद करता है, खासकर जब लंबे टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हों। और इसमें आकर्षक बात ये है कि ये सब पैरेलल में हो सकता है। हाँ, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। चलिए अब इसके आर्किटेक्चर के जो मेन हिस्से हैं उन्हें थोड़ा और समझते हैं, जैसा AWS लेख में बताया गया है। पहला कदम है इनपुट एम्बेडिंग्स। कंप्यूटर शब्दों को सीधे नहीं समझते, है ना? उन्हें नंबर्स में बदलना पड़ता है। सही। तो ये स्टेज इनपुट सीक्वेंस जैसे वाक्य को एक मैथमेटिकल रूप देता है जिसे सॉफ्टवेयर समझ सके। पहले वाक्य को छोटे हिस्सों टोकन्स में तोड़ा जाता है। ये अक्सर शब्द या सब वर्ड्स होते हैं। फिर एम्बेडिंग प्रोसेस इन टोकन्स को वेक्टर्स में बदल देती है। वेक्टर्स मतलब संख्याओं का समूह। हाँ, नंबर्स का एक ग्रुप जो शब्द के मीनिंग, उसके ग्रामर, इनसे जुड़ी जानकारी कैरी करता है। लेख में एक सरल 2D उदाहरण है, जैसे केला बनाना को 2,2 और आम को 13,2 से दिखा सकते हैं। यहाँ दूसरा नंबर 2 बता रहा है कि दोनों फल कैटेगरी में है। अच्छा, ये सिर्फ उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। असल में ये वेक्टर्स हजारों डिमेंशंस के हो सकते हैं जो शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो एम्बेडिंग्स मॉडल को शब्दों के बीच के रिलेशनशिप्स को सीखने का एक तरीका देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है पोजिशनल एनकोडिंग। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स सीक्वेंस को पैरेलल में देखते हैं एक साथ, तो वो नेचुरली शब्दों का क्रम खो सकते हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द पहले आया कौन सा बाद में? ये जरूरी है। तो पोजिशनल एनकोडिंग का इस्तेमाल होता है। ये हर टोकन की एम्बेडिंग में उसकी पोजीशन की जानकारी ऐड कर देता है। इसके लिए खास तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होते हैं जो हर पोजीशन के लिए एक यूनिक सिग्नल बनाते हैं। इससे मॉडल शब्दों के क्रम को ध्यान में रख पाता है और वाक्य का सही मतलब समझ पाता है। बिल्कुल। तो एम्बेडिंग और पोजिशनल एनकोडिंग के बाद डेटा जाता है ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में। एक टिपिकल मॉडल में ऐसे कई ब्लॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स की तरह स्टैक्ड होते हैं। ओके। हर ब्लॉक के अंदर दो मेन हिस्से होते हैं, एक मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म और एक पोजिशन वाइज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, जैसा हमने अभी बात की, मॉडल को यह तय करने में मदद करता है कि सीक्वेंस के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। और ये मल्टी हेड का क्या मतलब है? मल्टी हेड का मतलब है कि ये अटेंशन प्रोसेस एक साथ कई बार होता है, इंडिपेंडेंटली। हर हेड अलग तरह के रिलेशनशिप्स पर फोकस कर सकता है। अच्छा। जैसे एक हेड शायद व्याकरणिक संबंधों पर ध्यान दे, दूसरा मतलब पर। इससे मॉडल ज्यादा रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग बना पाता है। उदाहरण के लिए स्पीक नो लाइज, झूठ मत बोलो, और ही लाइज डाउन, वो लेट जाता है। यहाँ लाइज का अर्थ अलग है। हाँ। तो सेल्फ अटेंशन आसपास के शब्दों जैसे स्पीक या डाउन पर ध्यान देकर सही अर्थ समझने में मदद करता है। दूसरा हिस्सा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये अटेंशन मैकेनिज्म से जो जानकारी मिली है उसे फर्दर प्रोसेस करता है, हर पोजीशन पर इंडिपेंडेंटली। इनके अलावा ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स में कुछ और हेल्पर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो ट्रेनिंग को स्टेबल और एफिशिएंट बनाते हैं, जैसे रेजिडुअल कनेक्शंस, शॉर्टकट्स जैसे। हाँ, एक तरह से शॉर्टकट्स जो इन्फॉर्मेशन फ्लो को आसान बनाते हैं, और लेयर नॉर्मलाइजेशन जो नंबर्स को कंट्रोल में रखता है। ओके। लेकिन कोर में सेल्फ अटेंशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क ही हैं। और जब डेटा इन सभी ब्लॉक से गुजर जाता है तो आखिर में आता है आउटपुट स्टेज। इसमें भी आमतौर पर दो और हिस्से होते हैं। हाँ। एक लीनियर ब्लॉक, ये एक और फुली कनेक्टेड लेयर है जो आखिर में आती है। ये जो सीखी हुई कॉम्प्लेक्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस है उन्हें वापस ऐसी चीज में बदलती है जिसे हम समझ सकें, मतलब स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस या स्कोर्स में। इन्हें लॉजिट्स भी कहते हैं। और अंत में सॉफ्टमैक्स ब्लॉक, ये फाइनल स्टेज है। ये लीनियर ब्लॉक से मिले स्कोर्स लेता है और उन्हें प्रोबेबिलिटीज में बदल देता है, 0 से 1 के बीच। यानी अगर मॉडल को अगला शब्द प्रिडिक्ट करना है तो सॉफ्टमैक्स बताएगा कि हर पॉसिबल शब्द के आने की कितनी संभावना है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अक्सर वही आउटपुट चुना जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर्स पुराने आर्किटेक्चर से अलग कैसे हैं, खासकर आरएनएस और सीएनएस से। ट्रांसफॉर्मर्स वर्सेस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएस, मेन डिफरेंस प्रोसेसिंग के तरीके में है।
RNSs डेटा को क्रम में प्रोसेस करते हैं, सीक्वेंशली, एक-एक करके, और पिछली जानकारी याद रखने के लिए एक हिडन स्टेट मेंटेन करते हैं। हाँ, वो स्टेज अगली स्टेप में पास होता है। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर्स, जैसा हमने देखा, पूरी सीक्वेंस को पैरेलल में प्रोसेस करते हैं, एक साथ। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म उन्हें रिकरेंस की जरूरत के बिना कॉन्टेक्स्ट समझने देता है, और पोजिशनल एनकोडिंग क्रम की जानकारी संभालता है। नतीजा, ट्रांसफॉर्मर्स ज्यादा तेज ट्रेन होते हैं, लंबी सीक्वेंसेस को बेहतर हैंडल करते हैं और लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को पकड़ने में ज्यादा केपेबल हैं। इसी वजह से एनएलपी में इन्होंने काफी हद तक आरएनएस की जगह ले ली है, खासकर लार्ज स्केल कामों के लिए। हाँ, ये तो साफ है। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि कुछ खास सिचुएशंस में जहां शायद कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है या सीक्वेंस बहुत छोटी है, वहां आरएनएस अभी भी रेलेवेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो आरएनएस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स ज्यादातर एनएलपी कामों के लिए ज्यादा पावरफुल साबित हुए हैं। बिल्कुल। और सीएनएन्स के बारे में क्या? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, वो तो इमेज प्रोसेसिंग में बहुत इस्तेमाल होते हैं। सही बात है। ट्रांसफॉर्मर्स वर्सेस सीएनएन्स। सीएनएन्स मुख्य रूप से ग्रिड जैसे डेटा के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे इमेजेस। वे कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं लोकल पैटर्न्स पहचानने के लिए, जैसे एज, टेक्सचर, कॉर्नर वगैरह, और वे स्पेशियल हायरार्की को समझते हैं, मतलब एक तस्वीर में चीजें कहाँ हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है। ट्रांसफॉर्मर्स मूल रूप से सीक्वेंशियल डेटा के लिए बने थे, भाषा के लिए। हालांकि अब विजन ट्रांसफॉर्मर VIT जैसे मॉडल्स आ गए हैं जो इमेजेस को छोटे छोटे पैचेस के सीक्वेंस की तरह ट्रीट करके प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इमेजेस को भी सीक्वेंस बना दिया। हाँ, ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। फिर भी कई प्रैक्टिकल कंप्यूटर विजन कामों के लिए सीएनएन्स आज भी बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट माने जाते हैं, खासकर जहां लोकैलिटी यानी आसपास के पिक्सेल्स का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो। समझ गए। तो मतलब अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग टूल्स बेहतर हो सकते हैं। बेस्ट टूल फॉर द जॉब वाली बात। बिल्कुल। अब जब हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में इतनी बात कर चुके हैं, तो क्या इनके भी अलग-अलग प्रकार होते हैं? वेरिएशंस। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर्स की एक पूरी फैमिली एक तरह से कह सकते हैं डेवलप हो चुकी है। लेख में कुछ प्रमुख का जिक्र है, जैसे BERT, बाइडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। इसकी खासियत यह है कि ये शब्दों को अकेले में नहीं देखता, बल्कि वाक्य के आगे और पीछे दोनों तरफ के शब्दों के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस करता है। बाइडायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट, दोनों दिशाओं से। हाँ, ये ट्रेनिंग के दौरान एक खास टेक्निक यूज करता है जिसे मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल MLM कहते हैं। इसमें कुछ शब्दों को छिपा दिया जाता है और मॉडल से उन्हें प्रिडिक्ट करने को कहा जाता है। इससे मॉडल भाषा की गहरी समझ डेवलप करता है। ओके। फिर है GPT, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। ये बहुत फेमस हैं आजकल। ये मॉडल ट्रांसफॉर्मर के डिकोडर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पर प्री ट्रेन किया जाता है। ये ऑटो रिग्रेसिव होते हैं, मतलब वे सीक्वेंस में अगला शब्द पिछले शब्दों के आधार पर जनरेट करते हैं, एक एक करके। हाँ, टेक्स्ट जनरेशन के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। GPT मॉडल्स, जिनमें अब खरबों पैरामीटर्स हो सकते हैं, बहुत कोहेरेंट और क्रिएटिव टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने AI की कैपेबिलिटीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट पैदा किया है। हाँ, वो तो है। इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे BART, बाइरेक्टिव एंड ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर। ये एक तरह से BERT और GPT का कॉम्बिनेशन है। इसमें BERT की तरह बाइडायरेक्शनल एनकोडर होता है इनपुट को समझने के लिए, और GPT की तरह ऑटो रिग्रेसिव डिकोडर आउटपुट बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, दोनों की बेस्ट चीजें। कुछ वैसा ही कह सकते हैं। फिर है मल्टीमोडल ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे विलबर्ट या विजुअल बर्ट। ये एक से ज्यादा तरह के इनपुट को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे टेक्स्ट और इमेज को एक साथ प्रोसेस करना। ये अक्सर डुअल स्ट्रीम नेटवर्क्स यूज करते हैं और क्रॉस मॉडल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, मतलब इमेज और टेक्स्ट के बीच का संबंध समझना। ओके, जैसे किसी तस्वीर के बारे में सवाल पूछो तो जवाब देना। हाँ, बिल्कुल वैसा। और फिर विजन ट्रांसफॉर्मर्स VIT, जिनका हमने पहले जिक्र किया, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को सीधे इमेज क्लासिफिकेशन जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमेजेस को पैचेस के सीक्वेंस में बदलकर ये दिखाता है कि मूल ट्रांसफॉर्मर आइडिया कितना पावरफुल और अडेप्टेबल है। सच में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब यही दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स कितनी तेजी से AI के फील्ड को बदल रहे हैं।
ये सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली टूल्स जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स या ट्रांसलेशन एप्स को बेहतर नहीं बना रहे, बल्कि एआई क्या कर सकता है उसकी सीमाओं को भी लगातार आगे धकेल रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूं। और ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ज्यादा केपेबल, ज्यादा जनरलाइजेबल एआई सिस्टम बन रहे हैं जो भाषा की समझ से लेकर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डिस्कवरी तक अनगिनत डोमेन्स को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल यह है कि ये मॉडल्स भाषा और पैटर्न को इतनी गहराई से सीख और रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वे सच में समझ रहे हैं या सिर्फ बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, भविष्य में एआई के विकास के साथ समझ और नकल के बीच की ये जो महीन रेखा है वो कहाँ खींची जाएगी और समाज के लिए इसके क्या मायने होंगे, ये गहरा सवाल है जिस पर हमें लगातार विचार करने की जरूरत होगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।